राइट स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। एसआईआर को लेकर 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लगातार प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ, लेकिन कुछ खास असर देखने को मिला नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आज जो फैसला है और आज जो चीजें सामने आई हैं उसने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ आया है और उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को अगर कुछ सवाल करें तो पहला सवाल तो ये आता है कि चुनाव आयोग से 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। दूसरी चीज ये कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है उस लिस्ट में, उसमें यह कहा गया है कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। साथ ही उनका नाम क्यों हटाया गया है उसके लिए रीजन भी स्पष्ट किया जाए ताकि उन्हें पता लग सके कि उनका नाम क्यों हटाया गया। इससे क्या होगा और क्या चुनाव आयोग इसको 3 दिन में कंप्लीट कर पाएगा? देखिए, यही मांग थी, मूल मांग जो थी यही थी कि आप 65 लाख लोगों के नाम काट देते हैं और उसके बाद आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप जानकारी उपलब्ध कराइए कि भाई कौन लोग हैं, ये किस वजह से कटा इनका नाम, तो आपने जवाब में 9 अगस्त को ये लिख करके दे दिया था कि हम बताने को बाध्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बताने को बाध्य नहीं है कि इतने नाम आपने काट दिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाम भी काटेंगे और बताएंगे भी नहीं? तो 65 लाख नाम आखिर आपने अगर काटे हैं तो वो किसी वजह से काटे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर पर विपक्ष के, उनका यही चार्ज था कि आप मतदाताओं के नाम काट रहे हैं और ऐसे आप काट रहे हैं जैसे कि आपने कुछ छुपाने जैसा काम किया है, कुछ ढकना चाहते हैं। क्या आप हमारे मतदाताओं के नाम काट रहे हैं? तो ये तमाम ऐसे आरोप थे, चार्जेस थे जिसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस, आरजेडी, इन दलों के लिए एक जीत की बात हुई और एक नज़ीर बन गया। वो नज़ीर क्या है कि अब कहीं भी नाम अगर काटे जाएंगे तो उनका पब्लिकेशन जो होगा वो वेबसाइट पर होगा, रीजन स्पष्ट किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि फला का नाम अगर कटा है तो किस वजह से कटा है, वेदर उनकी मृत्यु हो चुकी है, वेदर वो माइग्रेट कर गए हैं। क्योंकि ये आंकड़े तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि 22 लाख नाम इसलिए काट लिए गए कि उनकी मृत्यु हो गई है, 36 लाख नाम इसलिए काट लिए गए क्योंकि वो माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर चले गए हैं। तो अगर ऐसा है तो वो लिखिए आप, ताकि ये वेरीफाई हो सके। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया कि बूथवार जो बीएलओ होते हैं वो अपने एक लिस्ट मेंटेन करें और उसे पब्लिश भी करें वोटिंग के पहले कि इसमें इतने लोग हैं हमारे वोटर, इतने लोग वोट करेंगे यहाँ पर, इतने लोग जिनको कि अभी मताधिकार है, ताकि बहुत क्लियर रहे लोगों को कि इतने लोगों का नाम यहाँ इस बूथ पर है। पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में जाहिर है एक बहुत बड़ा कदम है। 19 तारीख तक इनको ये करना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि कंप्लायंस रिपोर्ट, यानी कि आपने काम कर दिया, कंप्लीशन रिपोर्ट समझ लीजिए, वो भी बताना है जाकर के। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो ये बीएलओ को दे ही रहे हैं लिस्ट, और अगर आप चाहते हैं तो हम इसको पब्लिश भी कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीयता का और प्राइवेसी का कुछ मसला आता था, इसी कारण से हम लोगों ने नहीं किया था, अब हम कर देंगे। तो जब आप इतनी आसानी से इसको करने के लिए तैयार हो गए तो इतना ज़्यादा आपने वक्त बर्बाद किया, इतना खींचा। और पहले भी सवाल यह है कि इससे पहले भी जो चुनाव आयोग ने ये बातें कह दी थी कि हम इसके लिए बाध्य नहीं है, हम इसका जवाब नहीं देंगे, आखिर वो काम आप अब करने को तैयार है? आखिर क्यों ये बदलाव? इतना समय बर्बाद करने के लिए भी तो जनता सवाल करेगी, आखिर इतना समय क्यों बर्बाद किया गया? हाँ, ये प्रश्न उठ रहा है कि आप उन सब चीजों को मान तो रहे हैं, क्या अब आप बाध्य नहीं है? और हाँ, पर जिनका ये कहना है कि हम तो गोपनीयता का प्रश्न उठा रहे थे और अब आप कह रहे हैं तो हम इसको अपलोड करेंगे। पर मेरी चिंता है कि धीरे धीरे हम चुनाव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और ये जो आप बात कर रही हैं ये अंतरिम आदेश है। जो फाइनल आदेश है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसके हम खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इतनी जल्दीबाजी में किया गया है कि जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे इनकंसिस्टेंट लगते हैं राजनीतिक दलों को। तो इतने कम समय में आपने ऐसा क्यों किया है, क्या ज़रूरी था? इसको कैंसिल करिए और इस बार का इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट पर हो जाए जिस पर होता रहा है, और आप इसको करना है तो इस चुनाव के बाद कर लीजिए। तो वो ओरिजिनल प्रेयर जो है, जो ओरिजिनल मांग है
राजनीतिक दलों की, वो तो अभी लंबित है, उस पर सुनवाई चलेगी। तो उस सुनवाई में अगर मान लीजिए कि फैसला आता है और वो आता है कुछ ऐसे समय में जब उस फैसले को कैरी आउट करना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा? तो ये पक्ष, हाँ अब ये बात तो इतने विरोध का कोई मतलब नहीं बनेगा ना, जितने दिनों से उन्होंने विरोध किया। और अब सवाल यही है कि जो ये अब तो इंतरिम मिला है और उसके बाद ये जो एकदम फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का अब तक आया नहीं है और चुनाव पास आता जा रहा है। 22 नवंबर से जो है वो विधानसभा का बिहार में वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, उसको भी गठित कर दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम तक अगर फैसला नहीं आता है तो चुनाव प्रभाव हो सकता है, उस पर प्रभावित हो सकता है चुनाव। हाँ देखिए, होता ये जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार, और ये दलील को अदालत में दी भी गई थी कि 22 नवंबर तक आखिरी तारीख होती है जहां बिहार विधानसभा में गठित हो जाना चाहिए नया असेंबली। तो बिहार विधानसभा 22 नवंबर तक की तारीख है। अमूमन कोशिश ये की जाती है कि 10 नवंबर तक 12-14 नवंबर तक पूरा काम खत्म कर लिया जाए। अब अगर आप बैकवर्ड काउंट करें तो उस हिसाब से 45 दिनों का समय, 40 दिनों का समय कम से कम चुनाव के लिए रखा जाता है। 2 चरण लेंगे, 3 चरण लेंगे, तो तमाम बातें होती हैं। तो 40 दिन का भी अगर आप समय रखते हैं तो आप पाते हैं कि आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में पहुंच जाते हैं जब आपको चुनाव घोषित करनी पड़ेगी। चुनाव घोषित आपको करनी पड़ेगी या नवंबर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो चुनाव जब आपको घोषित करनी पड़ेगी सितंबर के लास्ट में, तो आपके पास समय कहाँ रहा? बिल्कुल। फिर आप अभी आज 14 अगस्त है, अगली तारीख जो है वो 22 अगस्त बताई गई है। फिर 22 अगस्त के बाद से अब उस प्रक्रिया पर बहस शुरू होगी कि भाई ये SIR इस वक्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसमें फिर से अभी आप याद करें कि 10 जुलाई से ये शुरू हुआ था। 10 जुलाई से शुरू हुआ, तारीखें पड़ती गई, आज है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त में एक अंतरिम आदेश आया है कि जितने लोगों के काटे गए उनका कम से कम पहले फाइनल किया जाए। भाई वो क्यों नहीं दे रहे हो आप? लेकिन अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये मामला कुछ दिन और चला गया तो फिर ऐसा लगता है कि फैसला तो आ जाएगा, लेकिन इस इलेक्शन में क्या वो लागू हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। होता ये है, हालांकि कोई कानून नहीं है, पर ये होता है कि जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इलेक्शन की तो फिर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है। वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स, मान लीजिए कि इलेक्शन घोषित हो गया, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और कह दिया कि भाई आज से आचार संहिता लागू होती है, नामांकन पर्चा दाखिल करने की तारीख ये है, इलेक्शन की तारीख ये है, रिजल्ट डिक्लेयर करने की तारीख ये है। तो अभी ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब उस वक्त अपने किसी आदेश से सुप्रीम कोर्ट, एक परंपरा है, उसमें दखल नहीं देता है जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला ना आ जाए। तो अब मेरा ये कहना है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव घोषित हो जाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कितना ही समय बचा रह जाएगा? तो समय कितना बच रहा है, इतने में क्या झटपट सब कुछ हो जाएगा? अभी तो आप एक पहली मांग पर आए हैं कि भाई 65 लाख लोगों के नाम, ये तो आपको पहले ही दिन बताने थे ना, जिस दिन काटा था, जिस दिन काटा था उसी दिन बताने थे ना। आप इतने दिनों बाद और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ऐसा क्या है इसमें? कौन सी ऐसी गोपनीयता है? जिनका नाम कटा है वो या तो मृतक हैं या चले गए, उनका नाम अगर दूसरे लोग जान भी जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत है? उनकी एपिक नंबर आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए, वजह कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? लेकिन हुआ ये देखिए, 10 जुलाई से 14 अगस्त लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर भी कुछ बातें स्पष्ट की हैं। हम चाहेंगे कि आप वो बातें भी बता दें कि क्या कुछ स्पष्ट किया गया और उसका क्या असर आधार कार्ड को लेकर बहुत बहस थी कि भाई इसको हम मानेंगे नहीं, इसको हम वैधता नहीं देंगे, दिस इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये बार बार कहा गया। तो इस बात को मानते हुए कि ये आइडेंटिटी का ही प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि आधार एक्ट भी कहता है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। कोई व्यक्ति इसको बना लेता है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं हो जाता है कि वो देश का नागरिक है ही। तो इस बात को मानते हुए उन्होंने कहा है कि आप आधार को मानिए, आधार को आप मानिए। आपने जो खारिज कर रखा है कि आधार को हम नहीं मानेंगे, आधार को आप मानिए। अब वो किस तरह से वो मानने को तैयार होते हैं? क्या वो 11 छोड़ 12वां एक डॉक्यूमेंट आधार को मानेंगे? क्या अभी तक तो 11 डॉक्यूमेंट में नहीं है जिसके आधार पर वो नागरिकता तय करते हैं, और वो तो इसको ऐसे मानेंगे या फिर उनके पास कोई और कार्यक्रम है, कोई और प्रोग्राम है? क्योंकि सबों का ये कहना है कि जिस चीज़ को आप मानते हैं, जैसे आप पासपोर्ट मानते हैं, तो पासपोर्ट कैसे बनता है? आधार के आधार पर। बिल्कुल।
तो जब आधार के आधार पर बनने वाला पासपोर्ट मान्य है तो आधार क्यों नहीं मान्य है ना? आप मानते क्या है? तो आप मानते हैं कि इनका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको मैं मान लूंगा, है ना, ये डोमिसाइल यहाँ के हैं। सवाल है वो बनता कैसे है? वो भी आधार कार्ड, बिल्कुल। तो जो चीज आधार पे बनती है उसको आप मानते हैं कि ये वैध कागज है, और उसका आधार जो आधार है उसको आप मान ही नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा अटपटा है। इसको कंसिस्टेंट करने के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इलेक्शन कमीशन की कोई नोटिस दिखाई पड़े, क्योंकि बिहार पहला राज्य है जहां SIR चालू हो रहा है। तो ऐसे में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को आज झटके लगे होंगे, उन्हें ये बातें जो है आज करनी पड़ रही हैं जो वो नहीं करना चाहते, जवाब भी देना पड़ा। पर मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो करना क्यों नहीं चाहते। ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। ये आपका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे सकें। दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन इज देयर फॉर। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा वोट दे सकें इस वास्ते हैं वहां पर, तो आप कब ये अपने दिमाग में लेकर के आ गए कि ज्यादा से ज्यादा वोट न दे सकें, काट दिए जाएं वोटों को। वैलिड अगर काटा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो सब स्वागत करेंगे कि कोई अगर वैलिड वोट नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं रहना चाहिए। तो इसको बताने में फिर क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं कुछ झोल ऐसा लगता है कि है जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। देखते हैं कि आगे जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की चलती है उसमें ये बात साफ होता है नहीं। इन्हीं सब कार्रवाई और चर्चों के बीच एक अजीब सी तस्वीर देखने को मिली, और वो तस्वीर ये थी कि बिहार से कुछ वैसे व्यक्ति आए थे जिनको उस मतदाता सूची में मृत घोषित किया हुआ था, जो शायद जीवित ही नहीं थे। बाकायदा वो व्यक्ति बिहार से दिल्ली आए, वो कोर्ट में भी पेश हुए और फिर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, उनके आवास पर गए, चाय वाय पी। तस्वीरें भी हैं हमारे पास, हम दिखा रहे हैं। तो ये कैसा दृश्य है और ये कैसे होगा? क्या ये नहीं दिखाता कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है? अब तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ की तरह दिख रहा है कि ये गड़बड़ियां हुई हैं। इसको दोनों तरह से देखने की ज़रूरत है मुस्कान। अमूमन जब आप 7-8 करोड़ मतों को आप संकलित करते हैं, उनके वोटर कार्ड बनाते हैं, कुछ लोग जीवित नहीं हैं, कुछ लोग जीवित हैं, तो कुछ त्रुटियां होंगी। वो अमूमन होता है, इस तरह की एक्सरसाइज में होता है। तो अगर ये त्रुटियां हैं तो आप उसको करेक्ट करते हैं, उसके लिए इन्होंने विंडो भी दिया है। पर समस्या यहाँ पर ये नहीं थी कि त्रुटियां हैं और एक वो बहुत मानवीय है कि त्रुटियां होंगी। समस्या यहाँ पर यह है कि एक शिकायत ये आई है सामने कि आपने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था, 25 जून टू 25 जुलाई, कि भाई इतने दिन में आपको SIR ख़त्म कर देना है। तो जो BLO थे, वो सबसे जो बूथ लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके पास आपने ऐसी कोई व्यवस्था तो दी नहीं। वो कौन होते हैं? BLO होते हैं स्कूल के शिक्षक ज़्यादातर। वो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं। कौन सा आपने उनको दे दिया ऐसा 1 महीने के भीतर? कोई ऊर्जा दे दी, कुछ स्टाफ दे दिया, ऑफिस दे दिया, कोई गाड़ी दे दी? वो कैसे जाते लोगों के पास? कहीं पर 2000 वोटर, बस कह दिया ऐसे, कह दिया अब करो। तो उन्होंने क्या किया, और जो अब तो सब कुछ खुलेआम हो गया है, उन्होंने घर बैठकर भरा। ज़्यादातर जो भी उनके पास 1500-2000 वोट उनके दायरे में आते थे, घर बैठकर भर दिया। तो घर बैठकर भरने में ये हुआ कि फला जिंदा है कि मर गया, ये बात वेरीफाई हो नहीं सकती। तो जहाँ जिंदा था वहाँ जिंदा की जगह मरा लिखा गया, जहाँ मरा हुआ था वो भी जिंदा रह गया। मतलब पिछले के हिसाब से ही सब कुछ चला ना। तो आपने तो इसीलिए किया था कि एक शुद्ध बनाना हमें लिस्ट है। ये कौन सी शुद्धता है? कहाँ से बन पाएगा जब वो कहीं ना कहीं वो तो दिख रहा है ना कि लेकिन नियम ये होता है कि वो उनके घर जाएं, वहां बैठें, वेरीफाई करें, कागज वेरीफाई करें, उसके बाद फिर अपना लिस्ट बनाएं। पर आपने समय कहाँ दिया? 1 महीने के भीतर ये पॉसिबल नहीं था ना कि कोई, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ, उनकी नौकरी पर बनाएगी अगर वो 1 महीने के भीतर अपना काम पूरा करके नहीं देते हैं तो उनको देना था। तो धड़ाधड़ उन्होंने लिखा, आनन फानन में सारे फॉर्म भर दिए और दे दिए। अब उसमें ये हुआ कि जो लोग जिंदा थे वो मृतक डिक्लेयर हो गए, जो लोग, अब ऐसे ऐसे मामले आ गए हैं। मैं चाहूँगा ये एक मामला ये दिखाएं आप। ये शिवपूजन सिंह है, अभी जिंदा है। नाम होना चाहिए था, इनके परिवार के लोग का है, इसमें इनका नहीं। ये वाला लिस्ट जो जिन लोगों का नाम काटा है, इसी लिस्ट में इन लोगों का नाम होना चाहिए था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनका पिताजी के नाम पे इनका नाम काट दिया गया है। ये साबित होता है कि BLO और वरीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो व्यक्ति जिंदा हैं
उनका नाम काट दिया गया है। अब देखिए इस मामले में क्या दिख रहा है कि जो व्यक्ति है वो जिंदा है, उसका नाम मृतक में है, और उसके पिताजी जो मृतक हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है। अब देखिए ये कैसे गड़बड़ी है। ये बिहार में रामगढ़ जगह है बक्सर में, वहाँ की ये तस्वीर है, ये वीडियो है। अब देखिए आपकी इस तरह की दिक्कतें हुई हैं, ये बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ ये त्रुटियां हो सकती हैं, व्हेन यू डू सच अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज, तो ये गड़बड़ियां हो सकती हैं कि हो जाए, लेकिन आप उसको माने नहीं और मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको बाध्य करे, ये थोड़ा दुखद है। और आज जब उनको कह दिया गया है तो अब देखिए लाइन पर आ गए। अब जो कुछ भी हो रहा है अदालत में, उसको लेकर राहुल गांधी जनता की अदालत में उतरने वाले हैं, उससे क्या होने वाला, उसका क्या असर होगा? अब देखिए राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ना, उनको अधिकार है ये करने का। तो इस मसले को शुरुआत राहुल गांधी ने जिस तरह से किया, और वोट चोरी का जो मसला था वो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एक बड़े फलक पर वो लेकर के चले गए। उन्होंने बताया कि वोट चोरी हो रही है, इसीलिए 65 लाख नाम कट गए हैं। 1 अगस्त को 65 लाख नाम कटे थे, 7 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया और कहा कि वोट, जैसे बेंगलोर सेंट्रल में 1 लाख फर्जी वोट थे, कहीं डिलीशन हुआ है, कहीं एडिशन हुआ है, और इस तरह से गड़बड़ियाँ जो हुई हैं उसी का लाभार्थी आज मौजूदा सरकार है और उसी का फायदा उनको हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। ये बात उन्होंने एक नैरेटिव के तौर पर बिल्डअप की, और इससे क्या होता है, राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसे जाहिर है लोगों के बीच जाना है, तो उनके पास एक टॉकिंग पॉइंट आ गया। और तो ये भी कहीं चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आपने मौका दिया, आप इलेक्शन कमीशन हैं, आपने मौका दिया, और भारतीय जनता पार्टी बेनिफिशियरी थी, तो जाहिर है वो बैकफुट पर आई। इलेक्शन कमीशन को सीधे निशाने पर लेकर के जितने सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए, सीधे तौर पर उसका जवाब नहीं दिया गया, और कई तथ्यात्मक तरीके से बहुत लोगों ने उसके बाद अनुसंधान किया और पाया रिसर्च के जरिए कि नहीं बात बहुत सी सही थी। 4 जगहों पर सही में रजिस्टर है एक वोटर, वो मिंता देवी 124 साल की नहीं है, वो तो 34 साल की है। तो इस तरह तो ये सब गड़बड़ियाँ थी, लेकिन इसे बनाया राहुल गांधी ने अस्त्र और बताया कि देखो भाई ऐसा है कि ये जो 65 लाख नाम कटे हैं ये भी गड़बड़ है, और चूंकि ये महादेवपुरा में गड़बड़ हो चुका है। तो ये दोनों मुद्दों को जोड़ करके उन्होंने एक स्थिति ऐसी बनाई है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों को सवालिया निशान लगाने का अवसर मिला है। अब इस निशान के साथ वो बिहार में उतर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिल्कुल। और बिहार में चुनाव है, इसीलिए वो बिहार में अपनी उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और एक गठबंधन दिखाने की भी कोशिश है कि वो तो है ही वहाँ पर उनका महागठबंधन, और वो बताने की अब ये चेष्टा करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा संभवतः उसका नाम है कि देखिए आपके वोट का मैं रक्षक हूं। अब यही अपने आप में चुनावी मुद्दा है। पहले अलग उनके पास मुद्दे थे, महंगाई, रोजगार, आरक्षण, तमाम, लेकिन अब उनके पास ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और इस मुद्दे को लेकर के वो 17 तारीख से उतर रहे हैं। आखिरकार तय तो चीजें जनता की अदालत में होनी है। बिल्कुल। यहाँ तो ठीक है, दलीलें होंगी, कानून की बातें होंगी, लगता ही रहेगा, पर सरकार तो बनेगी जनता की अदालत से। जाहिर है वो उतर रहे हैं। भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि राहुल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और स्टॉलिन, उनके भी चुनावी क्षेत्रों में गड़बड़ियां हैं, फर्जी वोटर्स हैं। तो इस इल्जाम से भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए आपने वही इल्जाम लगा दिया ना जो राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वो तो शुरू से यही बातें कह रहे हैं, चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं, वो तो वही कह रहे हैं कि हैं गड़बड़ियां। तो आपने एक तरह से फिर राहुल गांधी की बात को ही सत्यापित कर दिया ना। गड़बड़ियां अगर हैं तो गड़बड़ियां हैं ना, तो उनको आप सही करिए ना। बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप खुद मान रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, तो 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके ही दम क्या वो गड़बड़ियों वाले इलेक्शन थे? बिल्कुल। फिर तो आपने भाजपा खुद साबित कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं हुआ ना। दूसरा, ये भी बार बार कही जा रही है कि हमें तो 6 महीने लग गए थे, महादेवपुरा का पूरा टेबुलेशन किया हमने, फिर डाटा निकाला, क्योंकि हमें मशीन रीडेबल डाटा दिया नहीं गया था। ये अनुराग ठाकुर को 1 सप्ताह के भीतर कैसे मिल गया इतने चुनाव क्षेत्रों का? अब इसका जवाब नहीं आ रहा है। भाई आपको भी तो वही डेटा दिया होगा ना चुनाव आयोग ने जो हमें दिया था, और जो कि वो पहले दे नहीं रहे थे। उसके बाद जब दिया भी तो प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि 6 महीने का समय लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को इतने कम समय में तो क्या उन्हें मशीन रीडेबल डाटा दे दिया?
कौन सा डेटा दे दिया, कौन सा दे दिया, क्या कोई मिली भगत है, इस तरह का आरोप कांग्रेस अब लगाना शुरू कर चुकी है। इसका जवाब लेकर के अभी अनुराग ठाकुर सामने नहीं आए हैं और एक तरह से उन्होंने जो किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत भला नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो एक तरह से कह दिया कि हाँ भाई ये पिछले 2024 के इलेक्शन में बहुत सी गड़बड़ियां थी, हो सकता है कि कल को अगला मांग कर दे कि ठीक है तो फिर इन सब चुनाव क्षेत्रों में जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें दोबारा चुनाव हो जाए, इलेक्शन दोबारा से कर लीजिए, 2024 का इलेक्शन ही दोबारा से पूरा हो जाए, अगर गड़बड़ियां थी फिर से एसआईआर बनाइए पूरे देश का, फिर से इलेक्शन कीजिए। तो इसका कोई ये जवाब नहीं था जो जवाब अनुराग ठाकुर लेकर के आए थे और बहुत ज़्यादा इससे हेल्प नहीं हो रहा है। अब तो आपने आंशिक रूप से मान ही लिया ना, एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा अदालत ने भी आपको मजबूर कर दिया। भाई आप भी तो यही कहते थे कि नहीं नाम पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लोगों के पास ऑलरेडी नाम है बीएलओ के पास, नहीं अब तो सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैकफुट पर इस मामले में कम से कम सामने दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को क्विक थिंकिंग की आज की तारीख में ज़रूरत है। और वो क्विक थिंकिंग जो बहुत लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता हो कि जो राहुल गांधी बातें कर रहे हैं वो तथ्यात्मक फॉल्ट्स हैं, त्रुटियां हैं ऐसी जो कि होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 124 साल की महिला, वो 1990 उसका डेट ऑफ बर्थ है और लिख दिया गया 1900, तो ये फैक्चुअल एरर है ना, इसमें साजिश नहीं है। वो खुद कह रही है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं वोट कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरा आज तक बना नहीं था, मैंने बनवाया है इसको। अब भरने वाले ने जो भी भरा उसमें 1990 की जगह 1900 लिख दिया और उनको बना दिया 124 साल का। तो ये जो है ये मिस्टेक है, ये साजिश नहीं है। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वो, और वो एक मुद्दे के तौर पर ये बनता जा रहा है, वो समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, पर वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं और सही प्रूफ के साथ नहीं सामने आ पा रहे हैं। और वो तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं, क्योंकि वो क्यों करें, सवाल तो यह है कि इलेक्शन कमीशन करेगा ना। बिल्कुल, वो तो पार्टी है, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरह एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों आ जाती है? और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और वो इलेक्शन कमीशन का बचाव करते हुए दिखाई पड़ जाती है। तो अजीब गडमगड सी स्थिति हो गई है, और ऐसे में ये जो एक लॉस ऑफ क्रेडेंस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जवाब देना ज़रा मुश्किल कुछ सवालों का हो रहा है। इसका फ़ायदा उठाते हुए राहुल गांधी को लगता है माकूल समय है उतर जाया जाए बिहार में, क्योंकि बिहार में हमेशा मुस्कान ये रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। हाल के कई दशकों को आप देख लें, एक ज़माने में उनकी वहाँ सरकार हुआ करती थी 1989 तक, लालू यादव ने उन्हीं की सरकार को हटाकर खुद मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। 1989 से इतने दिन बीत गए 2025 तक, वो एक यंगर ब्रदर की भूमिका निभा रहे हैं आरजेडी के साथ। उनके सामने जो पार्टी बनी है उसके वो छोटे भाई बन गए। राहुल गांधी को ये बातें भी थोड़ी थोड़ी सताती हैं, और उनको लगता है कि दिल्ली में दावा तभी मजबूत होगा जब बिहार यूपी में अपनी ताकत बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष उनकी मंशा ये भी है कि हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन इस बार बिहार में करें और हम अपनी मजबूती को फिर लोकसभा चुनाव तक ले जाए। ये बातें तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन फिर भी वो इस ध्येय से भी उतर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने बहुत वृहद कार्यक्रम लिया है। 17 से लेकर के 31 तक ये यात्रा है, फिर 1 तारीख को पटना में एक बहुत बड़ी रैली वो कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में वो रैली कर रहे हैं, और इस तरह से मैं पा रहा हूँ कि अपनी कार्यक्रम के बारे में कांग्रेस तो बता रही है और महागठबंधन का कार्यक्रम है, लेकिन अभी आरजेडी उसके साथ नहीं है, मतलब साथ साथ वो बता नहीं रहे हैं। यानी कि कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने के बाद अब इसका फायदा उठाने के लिए अकेले मैदान में उतरकर चाह रही है कि बिहार में महागठबंधन जीत भी जाए और हमारी जमीन मजबूत भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ राहुल गांधी की तैयारी, दूसरी तरफ देखने को मिल रही है कि वो बिहार में अब धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया है। कहीं ना कहीं सर ने बताया कि इससे चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं 2-3 झटके तो लगे ही हैं, और देखना ये होगा कि अब चुनाव आयोग इस 3 दिन की प्रक्रिया में क्या कुछ साबित कर पाता है और इस फैसले पर उतर पाता है या नहीं पाता है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।